सौतेली बहन का जादुई लहंगा। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताई हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही। बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहां आकर कहती है, अरे ओ मेरी बिगबंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे, और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंधी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह, कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबराकर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है, मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती, खबरदार जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुड़ो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंपकर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, आह, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है, मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है।
आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है। देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है माँ। अब आपकी बचकानी लाव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है। जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को? माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख की झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है। सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझे यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है। चुड़ैल बच्ची और गर्भवती मौसी। मौसी जी, उठो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। संजना नींद से जागती है और अपने सामने अपनी भांजी शीतल को एक चुड़ैल बच्ची के रूप में देखकर अचंभित रह जाती है और डर के मारे उससे कहती है, शीतल, तुम यहाँ? बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? मौसी जी, उन्होंने मुझे कई दिन तक भूखा प्यासा बंद रखा और मुझे मार दिया। वो लोग आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार देंगे। मौसी जी, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी संजना अपनी रसोई से एक प्लेट में खाना लेकर आती है और चुड़ैल बच्ची को खिलाने लगती है, लेकिन अचानक से संजना के पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये क्या? मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, लगता है मेरा समय आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा मौसी जी, और ना ही आपके पेट में पल रहे बच्चे को होगा।
वो बिल्कुल सही सलामत इस दुनिया में अपनी आंखें खोलेगा। तभी चुड़ैल बच्ची अपना हाथ संजना के पेट पर रखती है, जिसके बाद संजना के पेट के अंदर से एक प्यारा सा बच्चा निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर संजना बहुत खुश हो जाती है कि तभी अचानक से संजना को कोई नींद से जगाने लगता है। अरे संजना, जल्दी उठो, मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो? इतनी देर तक कैसे सो सकती हो तुम? जैसे ही संजना नींद से जागती है, उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या? मैं तो एक सपना देख रही थी। क्या शीतल सच में मर चुकी है या फिर ये सिर्फ एक सपना है? संजना की बात सुनकर और उसे रोता हुआ देख अनुराग को ये समझने में देर नहीं लगती कि संजना ने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा है। जिसके बाद अनुराग संजना से कहता है, लगता है फिर से तुमने कोई बुरा सपना देखा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा तुमने सपने में क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम रो रही हो? अनुराग के पूछने पर संजना उसे अपने सपने में आई शीतल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर अनुराग कहता है, देखो, अगर तुम ऐसे ही शीतल के बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हें हमेशा ऐसे डरावने सपने आते रहेंगे, जो कि तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो और शीतल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। संजना अनुराग की बात मान लेती है और बिस्तर से उठकर घर के काम करने लग जाती है, जिसके बाद वो अनुराग को उसका लंच पैक करके उसकी ड्यूटी पर भेज देती है और पूरे दिन अपने सपने के बारे में सोचती रहती है। आखिर कौन है वो लोग जिसके बारे में शीतल मुझसे बात कर रही थी? लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। संजना पूरे दिन परेशान रहती है और एक ही बात बार बार सोचती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को संजना अनुराग के साथ खाना खाकर सोने चली जाती है। जैसे ही आधी रात हो जाती है, वो दोबारा से सपना देखने लगती है, जिसमें कुछ लोग शीतल को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी शीतल मरते समय संजना से कहती है, मौसी जी, यहाँ से भाग जाओ, ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी तरह आपको भी मार देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। शीतल की यह बात सुनते ही संजना की आंखें खुल जाती हैं और वो घबराते हुए नींद से जाग जाती है। जैसे वो उठकर अपने सामने देखती है कि उसके सामने शीतल की चुड़ैल खड़ी होती है, जो उसके कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे बाहर जाते हुए देख संजना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शीतल की चुड़ैल देखते ही देखते छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद संजना रोते हुए शीतल से पूछती है, आखिर क्या चाहती हो तुम और बार बार मेरे सपनों में क्यों आती हो? मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना था, लेकिन तुम तो मेरी और मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हो। नहीं मौसी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपके और आपके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई? कैसी सच्चाई? आखिर किस सच्चाई की बात कर रही हो? मौसी जी, आप तो जानती हो, उस हादसे में मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आपने ही मुझे पाला था। आपने मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। नहीं मौसी जी, ऐसा नहीं है। मौसा जी ने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे कुछ गुंडों के हवाले बेच दिया था। उन गुंडों ने मुझे कई दिन तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रखा और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया। ऐसे ही एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मुझे मुक्ति नहीं मिली, जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद भी मैं आपकी ममता से दूर नहीं हो पाई और आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई थी, उस दिन मौसा जी अपनी माँ के साथ एक कमरे में बात कर रहे थे। माँ, आप चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की और बात है। उस शीतल की बच्ची को तो मैंने रास्ते से हटा दिया है, अब बस ये संजना हमारे रास्ते में है।
जैसे वो मेरी औलाद को पैदा करेगी, उसके पिता की सारी दौलत हमारे बच्चे के नाम हो जाएगी, जो संजना के पिताजी मरने से पहले उसके बच्चे के नाम करके गए थे। उसके बाद संजना मेरे किसी काम की नहीं रहेगी और मैं उसे भी मार दूंगा। अरे वाह लल्ला, तूने तो एक तीर से 2 निशाने बनाए हैं। आखिर तू मेरे ऊपर जो गया है, ले इसी बात पर मिठाई खा। उस रात वो दोनों जश्न मना रहे थे। मेरी मौत की वजह भी अनुराग मासा जी और उनकी माँ जी है। मैं यहाँ आपको बचाने के लिए रुकी हूँ। शीतल चुड़ैल की बात सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही जोरों से रोने लगती है। रोते रोते संजना शीतल को गले से लगाती है और उससे कहती है, बिटिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने पति के ऊपर भरोसा करके तुझे उनके साथ भेज दिया। अनुराग जी ने मुझसे ये कहा था कि वो तुम्हें एक अच्छी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले जा रहे हैं। चलो मौसी, हमारे पास समय नहीं है। अगर मौसा जी आ गए तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें उनके बारे में पुलिस को बताना होगा, नहीं तो आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। संजना अपनी बेटी चुड़ैल के साथ वहां से भागने ही वाली होती है, लेकिन अनुराग पहले से ही वहां पहुंचकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद अनुराग संजना से कहता है, अब तो तुझे हमारी सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है। अब तू क्या करेगी? ओह, कहीं पुलिस को कंप्लेन करने की तो नहीं सोच रही? क्योंकि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। संजना गर्भवती होती है और अनुराग उसे उसी समय मारने लगता है, लेकिन चुड़ैल बच्ची अपनी मौसी को बचाने के लिए अनुराग के ऊपर हमला कर देती है और अपनी शक्तियों के द्वारा अनुराग को वहीं बांध देती है। तभी अचानक से संजना को बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है। शीतल, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। संजना को दर्द में तड़पते हुए देख शीतल से रहा नहीं जाता। जिसके बाद शीतल अपनी मौसी को बाहर खड़ी एक सब्जी बेचने वाली रेडी के ऊपर लिटा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। जैसे ही शीतल संजना को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है, शीतल को देखकर हॉस्पिटल के सभी लोग डरने लगते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे देखकर डर जाता है। कोई उससे कुछ कहता इससे पहले ही शीतल डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरी मौसी जी हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज इन्हें बचा लो। चुड़ैल बच्ची की ये बात सुनते ही डॉक्टर तुरंत उसी समय संजना को ओपीडी में ले जाती है। जिसके बाद कुछ ही देर में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी डॉक्टर संजना के बच्चे को बाहर लेकर आता है और शीतल से कहता है, अरे मुबारक हो, तुम्हारी मौसी को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। बच्चे की शक्ल देखते ही शीतल बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो बच्चे को अपनी मौसी के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, मौसी जी, अपना और मेरे भाई का ख्याल रखना। कुछ ही देर में पुलिस आती ही होगी, उन्हें अपना बयान दे देना और अनुराग मौसा जी और उनकी माँ को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलाना। ये कहते ही शीतल वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुलिस को अपने पति अनुराग और अपनी सास की कंप्लेन लिखवा देती है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और संजना अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। बूढ़ी सास का बर्थडे। कोकिला ने अपने बेटे शिवम की शादी पलक से की थी। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे। सब अच्छे से चल रहा था। ऐसे एक दिन पलक खाना बनाकर कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दी है, आप खा लीजिए, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो बताना। ठीक है बहू, कर ले। जी माँ जी। ये बोलकर पलक अपने ऑफिस का काम करने लगती है। कोकिला खिचड़ी खा लेती है। शाम को शिवम ऑफिस से आ जाता है। तभी उससे कहती है, शिवम, 22 को बिजली का बिल भरना है तो आप याद से भर देना। 22 जुलाई को भरा तो था। अरे शिवम, 22 जुलाई नहीं, 22 अगस्त है। 22 अगस्त? 22 अगस्त? ओह नो, 22 अगस्त हम दोनों कैसे भूल सकते हैं। शिवम, शादी के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं माँ जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। आपने बताया था उन्होंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है,
तो इस बार मैं करना चाहती हूँ। हाँ पलक, मुझे याद है, पर अब तो हम पर सिर्फ एक दिन का ही टाइम है, सिर्फ कल का। परसों माँ का बर्थडे है, तो क्या सोचा है तुमने? मैंने सब सोच लिया है। आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा उनका, और सबसे पहले हम सरप्राइज के लिए माँ जी को घर से बाहर भेजना होगा ताकि हम तैयारी कर सकें। हाँ ठीक है। शिवम, आप मुझे ये बताइए, आप हर साल माँ के बर्थडे पर क्या करते हैं? मैं हमेशा माँ के बर्थडे पर उन्हें बादाम का हलवा खुद बनाकर खिलाता हूँ, क्योंकि उन्हें वही पसंद है। और ऐसा कुछ बताइए जो उन्होंने बहुत टाइम से ना किया हो, उन्हें वो चाहिए हो, और ऐसा कुछ। माँ को अपनी सहेलियों से मिलने का बहुत मन है। वो मुझसे कहती रहती थी कि बेटा मुझे बरेली लेकर चल, पर मैं उन्हें कभी ले जा ही नहीं पाया। अमेजिंग। शिवम, माँ को सरप्राइज बर्थडे में यही देना है, उन्हें उनकी पुरानी सहेलियों से मिलवाएंगे जिससे वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर एक बात, आप माँ जी को हमेशा की तरह बादाम का हलवा बनाकर विश नहीं करेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, और मैं भी बात नहीं करूंगी। पलक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ बहुत उदास हो जाएगी। शिवम, ये मेरा सरप्राइज प्लान, प्लीज आप वैसा ही करिए। हाँ मेरी डार्लिंग, इस बार माँ बहुत खुश होंगी। तुम बता दो, वही डेकोरेशन का सामान ले आऊंगा। ठीक है शिवम। माँ जी की सहेलियों का नंबर है आप पे? हाँ शायद है, डायरी ढूंढनी होगी। जल्दी करना शिवम, कहीं माँ जी की फ्रेंड्स यहाँ आ ना पाए, इसीलिए कल तक हमें हर हाल में मैसेज पहुँचाना है उनके फ्रेंड तक। कुछ देर बाद सब बैठकर एक साथ डिनर करने लगते हैं। अगले दिन पलक अपने ऑफिस का काम कर रही थी, तभी उसकी सास कहती है, बहू मेरा सर दर्द हो रहा है, जरा सर दर्द की गोली और पानी ला कर दे दे। आई माँ। नहीं, मुझे माँ जी के साथ थोड़ा नाटक करना होगा, मैं उनके हर काम को मना करूंगी। माँ जी, मुझे ऑफिस का काम करना है, मैं नहीं आ सकती, आप खुद ले लीजिए दवाई भी। ये बहू को क्या हो गया है? हमेशा तो ऑफिस का काम छोड़कर मेरा काम करती है। हो सकता है बेचारी ज्यादा काम कर रही हो, मैं खुद ही पानी लेती हूँ। कोकिला खुद ही उठकर दवाई और पानी ले लेती है। ऐसे ही शाम को कोकिला कहती है, बहू जरा मेरी ये साड़ी प्रेस कर दे, कल मेरा जन्मदिन है, यही साड़ी पहनूंगी। माँ जी, इतनी बड़ी साड़ी पहनकर आप कहाँ जा रही हैं? किसी शादी में जाना है क्या आपको? नहीं बहू, बहुत दिनों से पहनी नहीं है ना, रखे रखे खराब हो गई, तो मेरा मन किया कि मैं कल पहनूं इसको। सॉरी माँ जी, आपका इतना मन है, पर मुझे फिर से मना करना पड़ेगा आपको। माँ जी, मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं प्रेस नहीं कर पाऊंगी, या तो आप खुद कर लो। ठीक है बहू, मैं खुद ही कर लूंगी। ये बोलने के बाद पलक ऑफिस का काम करने का नाटक करती है। कुछ देर बाद कोकिला उसे फिर कुछ काम करने की कहती है, तभी पलक गुस्से से कहती है, अरे माँ जी, आपको मैं कितना बोलूं, प्लीज मुझे एक्स्ट्रा काम मत कहिए। कुछ दिनों तक आप खुद ही काम कर लीजिए सारा का सारा, मेरे पास काम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ठीक है बहू, मैं तुझसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। रात को 12 बज जाते हैं और कोकिला कहती है, शादी के बाद मेरी बहू पहली बार मेरा बर्थडे बनाएगी, चाहे वो मुझसे भी नाराज क्यों ना हो, पर मुझे पता है अभी मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने आएगी, और मेरा शिवम भी। इंतजार करते हुए आधा घंटा बीत जाता है। अरे इतनी देर तो शिवम ने कभी नहीं लगाई, शायद दोनों को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। शादी से पहले मेरा बेटा हमेशा मुझे जन्मदिन पर रात में ही विश करने आ जाता था, पर अब नहीं आया। वहीं शिवम पलक से कहता है, पलक मुझे जाने दो, माँ वेट कर रही है, मैं उन्हें हर साल विश करता हूँ। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आप नहीं जाएंगे, थोड़ी देर और, बस कल शाम को माँ जी बहुत खुश होंगी। इस तरह से तीनों सो जाते हैं। अगले दिन कोकिला पूजा पाठ करके सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मेरे बहू बेटे आने वाले होंगे, मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, मुझे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देंगे। दोनों आते हैं। माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका खाना बना दिया, आज मुझे ऑफिस में बुलाया तो जाना ही होगा, अर्जेंट है, और आपको सुधा आंटी मंदिर जाने को कह रही थी, तो आप उनके साथ चले जाना। माँ, मैं तो लेट हो गया हूँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। पर बेटा सुन, आज मेरा दोनों चले गए, इसका मतलब दोनों में से किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। घर पर रहकर क्या करूंगी, सुधा के साथ ही चली जाती हूँ। कोकिला का दिल बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वो सुधा के साथ मंदिर चली जाती है। पलक के कहने पर सुधा कोकिला को मंदिर में व्यस्त रखती है। इतने में दोनों घर पर वापस आकर कोकिला के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। पलक अपनी सास के लिए केक तैयार करती है और शाम तक पूरा घर ऐसे सजा होता है जैसे घर में दिवाली हो। शाम को कोकिला कहती है,
आज कितनी देर हो गई, मैं घर जा रही हूँ सुधा। अरे अभी मत जा, तू मेरे साथ ही रहना, बहुत बातें करनी है तुझसे। मुझे पलक बहू को फोन करना होगा, अब मैं कोकिला को और नहीं रोक सकती। तभी सुधा के पास पलक का कॉल आता है। वो उसे घर ले आती है। कोकिला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो घर में अंधेरा होता है। अरे ये घर में एकदम से अंधेरा क्यों है, लाइट जलाती हूँ। ये बोलकर कोकिला जैसे ही घर की लाइट जलाती है तो पार्टी पोपर ब्लास्ट होता है और उसके सभी सहेलियां बहू बेटे उसे जोर शोर से जन्मदिन मुबारक देते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ। ये लीजिए आपका बादाम का हलवा। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी, 1000 साल जिए आप। शुक्रिया आप सभी को। बेटा तुम दोनों को याद था मेरा जन्मदिन? हाँ माँ जी, भला इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पर तू तो आज ऑफिस में थी, तो ये सब कैसे किया? माँ ये सब नाटक था ताकि आपको घर से बाहर भेजकर सजावट की तैयारी कर सकें। अरे कोकिला, मुझे भूल गई क्या? देख तो जरा। मीनाक्षी, सुनीता, तुम दोनों इतनी दूर से कैसे आई? तेरे बहू ने, बेटे ने तेरे जन्मदिन के बारे में बताया तो तुझे सरप्राइज देने आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, खुशी के आंसू हैं। सोचा नहीं था कभी ऐसा तोहफा भी मिलेगा। अरे माँ, अभी तो आपको केक भी काटना है, आपकी प्यारी बहू ने जो बनाया है। उससे पहले माँ जी, मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहती हूँ। आप मेरी सासू माँ नहीं बल्कि माँ है कि जब जब मैंने कागज पर लिखा माँ का नाम, तब कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। सच में बहू तो लाखों में एक है। ये कहने के बाद कोकिला अपना केक काटती है, जहाँ सभी लोग उसे तोहफा देते हैं और खुशी खुशी पलक अपनी सास का बर्थडे मनाती है। भूतिया बंजारों का परिवार। बाजार में बंजारे बच्चे करतब करते हुए, क्या आप सब ड्रैगन की तरह निकलती हुई आग देखना चाहते हैं? हाँ हाँ हम देखना चाहते हैं। ये कहते ही वो 8 साल की बच्ची मुंह से आग निकालकर दिखाती है, जिसे देखकर लोग हैरानी से उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी उसका 5 साल का छोटा भाई रस्सी पर चलकर अपने हाथ में आग का पहिया लिए घुमा रहा था। ये अब आप सब देखिए कैसे मैं रस्सी पर आग को हाथ में लिए चलता हूँ और कूद कर भी दिखाता हूँ। ये कहकर राजू वहीं सब दोबारा करता है। लोग इन बंजारों के करतब को देखकर हैरान थे। तभी राजू की माँ लोहे को पीट पीट कर उसका बर्तन बनाकर बेच रही थी। बर्तन ले लो, बर्तन, टिकाऊ बर्तन, तेल से बेहतर बना लोहे का बर्तन, बर्तन ले लो बर्तन। अरे बहन जी, जरा ये कढ़ाई देना, चलेगी ना ज्यादा समय तक? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगी, बहुत टिकाऊ है, ये देखिए। ठीक है, और ये कन्नी भी दे दो। इस तरह वो औरत और बाकी लोग उसके लोहे के बर्तन को खरीद लेते हैं। वहीं उसका पति लखन लोगों को तमाशा दिखाकर पैसे बटोर रहा था। मेहरबान कदरदान, अभी तक आपने सिर्फ मुंह से आग निकलती हुई देखी है, अब मेरी लड़की आपको रस्सी पर कूदकर आग निकालते हुए दिखाएगी। तो बच्चे तैयार है ना तू? हाँ पापा, आइए आइए, देखिए ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए अपनी आँखों को बड़ा करके टिका लीजिए। अरे मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे भी उस रस्सी पर चढ़ा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, इससे आपको चोट लग जाएगी, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। नहीं नहीं अंकल, मुझे चढ़ना है इस पर, मतलब चढ़ना है। बाबा भेज दीजिए इस लड़की को, मैं संभाल लूंगी। संभालना नेहा बिटिया। ये कहते ही नेहा उस 5 साल की लड़की मुन्नी को रस्सी पर लाती है, पर उस बच्ची के पैर टिक नहीं पाते हैं। वो गिरती ही है कि लखन उसे अपनी भूतिया शक्तियों से बचा लेता है। तभी नेहा मन में कहती है, शुक्र है बाबा, आपने इसे अपनी भूतिया शक्तियों से बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जादू से इसे हवा में रस्सी पर चला देता हूँ। बाबा ध्यान रहे, हमारी शक्तियों के बारे में किसी को यहाँ कुछ पता न चले। हाँ बेटा। ये कहते ही दोनों अपने तमाशे के खेल को चालू रखते हैं और नेहा उस छोटी सी लड़की को रस्सी पर चलवाती है और उतरने के बाद वो ताली बजाकर कहती है, अरे वाह वाह, बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। अंकल, आपको तो बहुत सारे जादू आते हैं, क्या मेरे लिए एक गुड्डा ला सकते हो जादू से? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये देखो, अंगलिका बंगलिका जंगली का जादू है ये, जादू जादू है ये जादू। लखन के ये कहते ही उसके हाथ में एक प्यारा सा गुड्डा आ जाता है
और वो उस गुड्डे को मुन्नी को दे देता है। रात भर तमाशा करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच जाकर अपने असली रूप में पैसे इकट्ठे करते हैं। आज तुमने पहले से भी ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं। ये देखो, मेरी पूरी पोटली भर गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरे तो आज लोहे के बर्तन भी ज्यादा बिके हैं। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। तेरे लिए मैंने वहाँ बकरी का मांस रखा है, जाकर खा ले। नेहा, और माँ मेरे लिए? मैं तो अपने मुंह से आग निकाल निकाल कर थक चुकी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तेरे लिए मैंने चिकन तंदूरी बनाया है, ये ले खा ले, और अपने बाबा को भी खाने के लिए दे दे। मैं जरा बर्तन बना लूं। ठीक है माँ। वैसे माँ, आज तक किसी को हमारे असली रूप के बारे में पता नहीं चला, और उस लड़की को तो हमने अपनी शक्तियों से रस्सी पर चलाया था। आखिर हम अपने जादू से, अपनी भूतिया शक्तियों से ही तो कर पाते हैं ये सब। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बस कुछ दिन और, फिर हम अपने अंतराल को पूरा कर ही लेंगे। आप सही कहते हैं, अमावस की रात का इंतजार है। इस तरह वो भूतिया बंजारों का परिवार मांस को खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से वो तमाशा दिखाने लगते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक भूतिया परिवार यूं बंजारों की तरह इंसानी लोगों के बीच क्यों रह रहा था, और वो अमावस की रात का इंतजार क्यों कर रहे थे। ये जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ तक बने रहिए। दोनों भूतिया बच्चे इंसानों के भेष में करतब दिखा रहे थे। वहीं चुड़ैल अपने बर्तन बेच रही थी और लखन पैसे बटोर रहा था। तभी एक बच्चा कहता है, अंकल अंकल, आप भी इस रस्सी पर उल्टा चलकर दिखाओ और मुंह से आग निकालो। हाँ हाँ बेटा। ये कहते ही लखन भी रस्सी पर चलकर आग मुंह से निकालने लगता है। ये देखिए मेरा करतब। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जल्दी से ज्यादा सिक्के दीजिए ताकि आपका और मनोरंजन हो सके। ये लीजिए बाबा डंडा। ये सुनते ही राजू उस डंडे को हवा में पकड़ लेता है और मुंह से आग निकालकर बंदर की तरह रस्सी पर उछल कूद करता है। ये देखकर लोगों का मनोरंजन और बढ़ता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, ये वाह वाह, क्या खतरनाक करतब है। अरे देखो देखो, वो अपने मुंह से कितनी बड़ी बड़ी आग की लपटें निकाल रहा है। हाँ भाया, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये खतरनाक मनोरंजन देखकर तो मेरा दिल ही दहल उठता है। लाइए भैया लाइए, जरा हमारा करतब का पैसा निकालिए। रात के समय भूतिया बंजारा परिवार अपने असली रूप में आकर बैठकर बातें कर रहा था। तभी ये सब करता देख दो आदमी उन्हें देख लेते हैं और वो जाकर सब कुछ सरपंच को बता देते हैं। तभी सरपंच कुछ लोगों को अपने साथ हाथों में मशाल लिए उनके पास जाकर कहता है, तुम भूतिया बंजारों की इतनी हिम्मत कि हमारे गांव में तुम इंसान बनकर हमें ही लूट रहे हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। हम मजबूर हैं, इसलिए हमारा परिवार आपके गांव में रह रहा है। अरे भला तुम भूतिया लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है। अरे ये भूतिया बंजारों का परिवार हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें इन्हें मार डालेंगे, भगाओ इनको। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम पर थोड़ा विश्वास रखें। एक बार हमारी बात ही सुन लीजिए। भला हम तुम लोगों की बातों पर क्यों विश्वास करें? अंकल जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे, इसीलिए हमें इस गाँव में इंसान बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। अब बस कुछ दिनों की ही बात है। वो दरअसल हुआ ये कि हम बंजारे हर थोड़े वक्त में जगह बदलते हैं। तो मैं अपने माता पिता और भाई के साथ ट्रेन से जा रही थी, लेकिन अचानक से हमारी ट्रेन पलट गई। उस हादसे में बाकी लोगों के साथ हमारा परिवार भी खत्म हो गया, जिसके बाद हमारी आत्मा भटक रही है। हमारे भूतिया लोक के द्वार अभी हमारे लिए खुले नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें 1 साल बाद की अमावस का इंतजार करना होगा। हम 1 वर्ष से उसी अमावस की रात का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हमें इंसानी बंजारे के भेष में खेल दिखाना पड़ा। हाँ अंकल, आप 2 दिन और रुक जाइए, माँ ने कहा है कि अमावस 2 दिन बाद ही है। कृपया सरपंच जी, हमें 2 दिन के लिए और बख्श दीजिए। हम खुद ही अमावस के दिन चले जाएंगे। 1 साल से हम आपके गांव में रह रहे थे और हमने किसी को अभी चोट तक नहीं पहुंचाई है। अरे हाँ सरपंच जी, इन्हें छोड़ दीजिए। ये 1 साल से मेरे घर के सामने ही रह रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है कमला, अगर तुम कहती हो तो हम इन पर विश्वास कर लेते हैं, पर अगर इन्होंने झूठ बोला तो हम इनका घर समेत इन्हें जला देंगे। ये कहकर सरपंच के साथ बाकी लोग भी चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, अमावस की रात आ जाती है। आसमान से उनके लिए एक रोशनी आती है। तभी पूरा भूतिया बंजारा परिवार गांव वालों को नमस्कार करते हुए कहता है, सरपंच जी, कमला जी और गांव के सभी लोग, आप सबने हमें बहुत प्यार दिया, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और आपने अपने गांव में हमें जो आश्रय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें जाना होगा। ये कहते ही
भूतिया बंजारा परिवार आसमान से उतरी उस रोशनी के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और गांव के लोग बेखौफ हो जाते हैं। मर्दों के बाल काटने वाली बहू। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में रहने वाली बानी आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे हमेशा से साज सज्जा का बड़ा शौक था। शायद यही कारण था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसने पार्लर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया। उसके पिता ने उसके इस सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे लगाए। सौभाग्यवश बानी का ब्यूटी पार्लर अल्प समय में ही मशहूर हो गया। अब हर वक्त पार्लर के भीतर लड़कियों की बड़ी भीड़ जमी रहती थी। आज भी वो मेकअप करने में मशरूफ थी। ये लो श्वेता, तुम्हारा मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्वेता जैसे ही शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखती है तो बानी के मेकअप का बखान करते हुए कहती है, वाह बानी, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। तभी तो मेरे पाँव बानी ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाते ही नहीं। थैंक यू श्वेता। बानी के ब्यूटी पार्लर के बगल में ही केशव हेयर ड्रेसर वाला था। केशव पेशे से एक नाई था। वो मर्दों के बाल काटकर अपनी मेहनत की कमाई बिलासपुर में रह रही अपनी माँ शांति को भेज दिया करता था। केशव का ये स्वभाव बानी को बेहद पसंद था कि वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन बानी कहती है, केशव, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बानी, तुम तो भली तरह से इस बात से वाकिफ हो कि मेरी माँ के ख्यालात कैसे हैं। उन्हें बहू का घर से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं। शादी होने तक हमें इस बात को उनसे छिपाना होगा। ठीक है केशव, मुझे मंजूर है। अगले सप्ताह केशव अपनी माँ शांति देवी को दिल्ली शहर बुलाता है, जहाँ दोनों परिवार आपसी रजामंदी से केशव और बानी की शादी करा देते हैं और बहू बनकर बानी दिल्ली के बेगमपुर से बिलासपुर गांव आ जाती है। शांति पहले ही दिन से बानी पर जिम्मेदारियों का बोझा बरसाते हुए कहती है, बानी बहू, आज तेरी चूल्हा पूजन की रस्म है, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। बानी खुश मन से खाना पकाकर अपनी सास और पति को परोसती है। शांति उसकी सराहना करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। शांति को खुश देखकर बानी मन में कहती है, इस समय सासू माँ बेहद खुश हैं। यही मौका है बानी अपने ब्यूटी पार्लर की पहल करने की। सासू माँ, दरअसल मैं गांव में अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर कमाएंगे तो आमदनी भी बेहतर होगी। ये सुनकर शांति देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो बानी पर बिगड़ जाती है। सुन बहू, तुझे शहर में जितना साज श्रृंगार करना था सो तूने कर लिया। बिलासपुर गांव बरसों से पुरुष प्रधान रहा है। अपने हाथों के हुनर को घर के कामों में इस्तेमाल करना सीख। खबरदार जो ससुराल की सीमा से बाहर जाकर अपना ये ब्यूटी पार्लर के शौक को साधने की कोशिश की। शांति का रूखा स्वर सुनकर बेचारी बानी चुप्पी साध लेती है। केशव गांव से कुछ कोस की दूरी पर नाई की दुकान खोल लेता है। उसके हाथ की सफाई के चलते हर एक पुरुष उसी से बाल कटवाने लगते हैं। समय बीतता है। दिन, सप्ताह और सप्ताह 6 महीने में बदल जाते हैं। मगर एक रोज घर लौटते समय केशव के साथ बड़ी घटना घटती है। उस हादसे में केशव अपने दोनों हाथ गंवा देता है। केशव की इस अपंगता से घर की दशा बद से बदतर होने लगती है। वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। फिर एक रोज बानी को खबर मिलती है कि केशव की नाई की दुकान को तितर बितर किया जा रहा है। वो भागकर वहाँ आती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब केशव के हाथ कटकर उसकी कमाई और मेरे किराए का जरिया ही मिट गया तो ये नाई की दुकान रहकर क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाल काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने पति की जगह अब से मैं इस दुकान को चलाऊंगी। तुम लोगों के बाल काटो या जेब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपना बकाया और हर महीने पैसे भरते रहना। अच्छा, जयराम जी की। उस रात बानी गहरे शोक के सागर में डूबी हुई कहती है, ये कैसी बेबसी है भगवान। मुझे अपने सास और पति का पेट भरने के लिए उन्हीं से छुपते छुपाते अब नाई बनकर मर्दों के बाल काटने होंगे। अगले दिन बानी सवेरे सारा कामकाज निपटा लेती है। जैसे ही शांति औरतों की मंडली में बैठने के लिए घर से निकलती है, बानी कहती है, बस यही मौका है। अब सासू माँ सांझ से पहले घर नहीं आएंगी, मुझे जाना होगा। बानी अपनी नाई की दुकान पर पहुंचकर पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी गिरिजा आकर कहता है, अरे बहिनी, जरा जल्दी से हमारी हजामत बना दियो। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए। बानी झटपट से गिरिजा के बाल काट देती है। अरे वाह, बाल तो बड़े ही सफाई के साथ काटे हैं। शुक्रिया भाई जी। कितना पैसा हुआ? महज 50 रुपए। गिरिजा बानी को बाल की कटाई देकर चल देता है। शुक्र है, बोनी बट्टा तो हुआ। हर एक दिन के साथ बानी की दुकान पर बाल कटवाने वाले मर्दों की बड़ी भीड़ लगने लगती है।
बानी उन पैसों को जोड़ बटोर रही थी। एक रोज सिर्फ मर्दों के बाल काटने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपनी इस नाई की दुकान को आधियात कर दूं। इससे मर्दों के साथ औरतें भी अपना साज श्रृंगार कराने आएंगी और मेरी कमाई और बेहतर होगी। बानी मर्दों के बाल काटकर जोड़े हुए पैसे से अपनी उस नाई की दुकान में जान डाल देती है। वो वहाँ से गुजरने वाली औरतों से ब्यूटिशियन की बात को साझा करती है। शुरुआती दिनों में तो गिनती की इक्की दुक्की औरतें वहाँ आती, मगर अब उनकी संख्या बहुतायत बहुओं में ले ली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बहनों, आओ ना। उस वक्त बानी एक पुरुष के बाल ही काट रही थी। उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे बानी बहन, आपको मर्द जात के बाल काटने में झिझक नहीं होता? अरे ये तो सोच की बात है। जल्दी से मेरा सुंदर सा श्रृंगार कर दो, शादी में जाना है। ये देखो, ये पूरा पैकेज 1500 का पड़ेगा, मगर इस मेकअप का निखार लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अरे पैसे की फिक्र ना करो, रूप सुंदर दिखना चाहिए। बानी बारीकियों के साथ रमीला का मेकअप करती है, जिसे देख रमीला कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। सचमुच रमीला, एक ही पल में तुम्हारा मुरझाया वो चेहरा खिल उठा। अब जरा जल्दी से मेरा भी जूड़ा बना दो। उस रोज बानी की कमाई बुलंदियों पर थी। महीने भर के भीतर ही वो सारा कर्जा चुकता कर देती है। फिर एक रोज बातों ही बातों में रमीला कहती है, अरे शांति मौसी, आपकी बहू मर्दों के बाल काटने के साथ चकाचक मेकअप करती है। अरे कैसी बहकी बातें कर रही है तू रमीला? मेरी बहू ऐसा करती तो मुझे खबर नहीं होगी? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? तू चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख तेरी बहू क्या करती है। हाँ चल, मैं भी देखती हूँ तेरी बात में कितनी सच्चाई है। शांति रमीला के साथ रुख करते हुए बाजार आ पहुँचती है। दोनों सास बहू की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। शांति अपनी बहू बानी को मर्दों के बाल काटता देखकर बौखलाई हुई घर आती है। आने दो, आज इसकी खैर नहीं। एकाएक बानी घर में कदम रखती है। आ गई मेरी बेशरम बहू, मर्दों के बाल काट कर। अरे मर्दों के बीच बैठकर उनके बाल काटते तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आई? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अब कहना सुनना बाकी क्या बच गया? क्यों माँ जी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? मेहनत करके कमाने में बुराई क्या है? बालों की कटाई मेरे ब्यूटिशियन की कला का हिस्सा है। अगर मैं औरतों के बाल काट सकती हूँ तो मर्दों के बाल काटने में क्या हर्ज है? बहुओं के लिए आखिर इतने बंधक क्यों? सासू माँ, जब तक हम सही हैं सब सही है। बानी की बातें शांति की रूढ़िवादी सोच को एक नया आयाम देती हैं और वो कहती है, बहू आज तूने अपनी बुद्धू सास की भटक खोल दी। अब तू बेझिझक अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर। उस रोज बानी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने मर्दों के बाल काटने को अपना बिजनेस बना लिया। जहां कुछ जन बानी के हौसले को सराहते हैं तो वहीं कुछ लोग आज भी अक्सर उसके काम का बुरा बखान करते हैं।